यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज़ आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, तो आज पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट आई विल ट्राई टू फिनिश विद इन एन आवर। तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन गाइस? अपन ने पढ़ रखा है, तो व्हाट इज़ पॉपुलेशन? यस गाइस, at the same time place a group of individual which can interbreed. Okay, yes. Yes, good evening, Avdesh. इस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़ का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट है तो सिर्फ एलिफेंट की ही बात करेंगे। बहुत सारे एलिफेंट विल मेक ए पॉपुलेशन। ओके, तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक ही एरिया में रहते हैं, क्योंकि अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर एरिया के हिसाब से बात करेंगे कि इस एरिया में ये पॉपुलेशन रहती है, तो अपन उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे इसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट होंगे एनवायरनमेंट के, और ये एनवायरनमेंट पे क्या क्या इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, तो उसी को स्टडी करने के लिए अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी को पढ़ते हैं। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज। तो इन सब चीज़ों के ऊपर पॉपुलेशन इकोलॉजी डिपेंडेंट होती है। तो डेंसिटी होती है कि पर यूनिट एरिया स्क्वायर में, पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, उसके अंदर 400 एलिफेंट्स हैं। नॉट दिस इज 40 स्क्वायर फीट के अंदर 400 एलिफेंट्स हैं, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 400 डिवाइडेड बाय 40, सो दैट मीन्स 10। ये कितने लोग हैं उसके बेसिस पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर इसको कंप्लीटली डिवाइड करूं 40 जगह में, तो एक ब्लॉक के अंदर मेरे 10 इंडिविजुअल्स मिलेंगे मेरे को। ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो भी अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये मतलब इसका ये नहीं है कि इस पूरे यूनिट एरिया में इतने नंबर 10 इंडिविजुअल मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो इसके अंदर 20 भी मिल सकते हैं और इधर कम मिल सकते हैं, इधर हो भी नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर एक बड़े एरिया को लेके जाऊँ मैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना सही रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन, एज, स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन साइज़ के बेसिस पे अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। तो उस पॉपुलेशन की साइज़ कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एज स्ट्रक्चर क्या है उनमें, मतलब बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, एजड लोग कितने हैं, ये सब चीज़ें अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या स्पीशीज़ जो एक ही जनरल एरिया में रहते हैं एंड हु कैन इंटरब्रीड बिटवीन देमसेल्व्स। तो 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशंस मोस्टली होती है। एक होती है मोनोस्पेसिफिक, जिसमें सारे इंडिविजुअल एक ही स्पीसीज़ के होते हैं, और मिक्स्ड या पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर मोर देन वन। फॉर एग्जांपल, एक फॉरेस्ट के अंदर आपको एलिफेंट भी मिलेगा, आपको लायन भी मिलेंगे, आपको रैबिट्स भी मिलेंगे, आपको डियर भी मिलेगा। तो ये क्या हो गई? एक तरह की पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन होगी। तो अगर मैं किसी एरिया को लूँ, अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि ओनली एलिफेंट ही प्रेजेंट होंगे, उसके अंदर बाकी एनिमल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए वो एक पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन के अंदर आएगी। ओके, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं एक पॉपुलेशन को? तो उनके अंदर सबसे पहले आती है साइज़। ये इन सबको अपन डिटेल में देखेंगे एक एक को, और ये ख़त्म होते ही आपकी ये सब यूनिट भी ख़त्म हो जाएगी। तो साइज़, पॉपुलेशन साइज़ मतलब वो कितना है, अबंडेंस कितना है उसका। तो अबंडेंस का मतलब आप जानते हैं कि कितने लोग हैं उस जगह पे, उसकी साइज़ क्या है।
एरिया के हिसाब से साइज़ नहीं कैलकुलेट होती है साइज़ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के हिसाब से। बट डेंसिटी जो है ये एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, पर यूनिट एरिया कितने इंडिविजुअल्स हैं। देन पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन, तो कोई भी एक एरिया के अंदर कोई भी पॉपुलेशन जो होगी वो डिस्पर्ज हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पूरे एरिया में नहीं होती है। तो इसलिए जहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वहाँ पे आपको ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलेंगे, जहाँ पे कम होंगे वहाँ पे कम मिलेंगे, लिमिटेड होंगे। तो इस तरह से डिस्पर्जन हो जाता है पॉपुलेशन का भी। तो उस डिस्पर्जन के 3 पैटर्न होते हैं, अपन देखेंगे वो किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं। एज स्ट्रक्चर, आपको पता ही है एज स्ट्रक्चर में क्या होता है, एज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल इन्फेंट्स कितने हैं, नॉर्मल अडल्ट कितने हैं, एंड एजड लोग कितने हैं। तो ऐसे अपन इसको एज के स्ट्रक्चर पे बेसिस पे अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेक्स रेशियो भी अपन मेल फीमेल के बेसिस पे देख सकते हैं, और आजकल ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड करते हैं इसमें। वेरिएबिलिटी होती है कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितनी वैरायटी है। मतलब एक फॉरेस्ट की बात करूँ तो उसके अंदर अगर लायन है तो वो कैसी ब्रीड के हैं, कहाँ से वो आए हैं, उनका ओरिजिन क्या है, या फिर लायन है उनके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट को एक वैरायटी दे रही है। तो उन चीज़ों को अपन वेरिएबिलिटी में पढ़ते हैं। एंड लास्ट इज ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल 2 तरह की होती है। तो कौन सी जो है वो रियल लाइफ सिनेरियो में आती है, लॉजिस्टिक। तो लॉजिस्टिक जो है ये इसको अपन एक्चुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट ओनली माइक्रोब्स के अंदर मिलती है। ओके, तो सबसे पहला है अपना पॉपुलेशन साइज। तो जैसे मैंने बताया पॉपुलेशन साइज के अंदर इंडिविजुअल्स के नंबर अपन काउंट करते हैं, तो उसी को अपन अबंडेंस कहते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम। अब इस पॉपुलेशन साइज को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, क्योंकि जब आपका सेंसस होता है इंडिया के अंदर हर 11 ईयर्स के अंदर होता है, वो लास्ट कब हुआ था 2011 में, अब कब होगा 2022 में, नेक्स्ट ईयर। तो ये जो सेंसस है इसके अंदर भी अपन पॉपुलेशन साइज को कंसिडर करते हैं। इसके अंदर आपको ह्यूमन पॉपुलेशन, ये मोस्टली सेंसस ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए होता है, बट अपन इकोलॉजी पढ़ते हैं तो अपन सब चीज़ों के लिए देखते हैं। तो जब सेंसस होता है तो उसमें आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करते हो, फिर आप उनकी पॉपुलेशन साइज़ देते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन साइज़, तो कंट्री इंडिया है तो 1.4 बिलियन पीपल हैं, तो 1.4 बिलियन उसकी पॉपुलेशन साइज़ होगी। अब आप उस पॉपुलेशन साइज़ के अंदर भी डेंसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि जब सेंसस कैरी आउट किया जाता है तब वो हर एरिया का, जैसे आपके इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में क्या होता है आप सबको पता होगा कि जो भी आपका वोट डालने वाली जो जगह होती है, वोटिंग एरिया, वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी इंडिविजुअल के 2 किलोमीटर के रेडियस में होना कंपलसरी है। ओके, कोई भी इंसान इस इंडिया के अंदर खासकर उसके 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उसको पोलिंग बूथ मिलेगा, इससे दूर कभी नहीं हो सकता है वो। ओके, इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है। तो सेम चीज़ सेंसस के टाइम होती है। सेंसस में भी आप मान लो कि हर 2 किलोमीटर पे आप जाके पॉपुलेशन साइज़ काउंट कर रहे हो, तो इससे आप डेंसिटी भी काउंट कर सकते हो कि भाई इस एरिया में इतने जने थे, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने जने हैं, तो मैं वहाँ की डेंसिटी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पता है और मेरे को उनकी उस एरिया का, उस ज़मीन का एरिया पता है, तो मैं उसकी डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पॉपुलेशन साइज़ कैलकुलेट करने के लिए टेक्निक्स होती हैं। उनमें सबसे पॉपुलर टेक्निक जो इकोलॉजी में यूज़ होती है वो है मार्क एंड कैप्चर। मार्क एंड रिकैप्चर में क्या होता है कि फॉरेस्ट में आप गए, आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया, भाई ये आपकी ज़मीन है, इसके अंदर आपको पॉपुलेशन साइज़ बतानी है रैबिट की। आपने क्या किया, अब आप गिनने तो नहीं जाओगे उनको, वो कहीं मिलेगा नहीं, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ होगा, कोई ज़मीन में घुसा हुआ होगा, तो डिपेंड करेगा। तो आप उनको काउंट करने के बजाय आप ये थ्योरी यूज़ कर सकते हो, मार्क एंड कैप्चर। तो उसमें क्या होगा, आप गए जब उस फॉरेस्ट में, तो आपने क्या किया, 10 रैबिट्स को कैप्चर किया। उन रैबिट्स को कैप्चर करने के बाद में आपने उनको मार्क कर दिया। मार्क मतलब कोई टैग लगा दिया, कलर लगा दिया उनके, या फिर उनके ऊपर कुछ चिपका दिया टैग जैसा, जो कि नॉन हार्मफुल हो एनिमल के लिए, या एनिमल के स्किन के लिए, या एनिमल के लिए। तो किसी चीज़ से आपने उसको मार्क कर दिया, फिर आपने उसको जंगल में छोड़ दिया।
अब आप 10 दिन बाद आएंगे, 10 दिन बाद आने के बाद में आप अगेन कैप्चर करेंगे रैबिट्स को। तो उन रैबिट्स को मान लो आपने 20 रैबिट कैप्चर किए, अब उनमें से 10 आपको, नॉट 10, उनमें से 5 आपको जो है वो वही मिले जिनको आपने मार्क किया था। तो अब आप ये डेटा लेके एक फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो कि उस एरिया में रैबिट की पॉपुलेशन साइज़ कितनी है। ओके, तो कैसे करते हैं वो? पॉपुलेशन साइज़ का सिंपल सा फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 बाई n3। मतलब n1 होता है आपका फर्स्ट टाइम आपने कितने कैप्चर किए। तो उस एग्जाम्पल की बात करूँ जो मैंने अभी बताया, कितने कैप्चर किए थे आपने फर्स्ट टाइम? 10 किए थे। मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टाइम आपने कितने कैप्चर किए? आपने किए 20, डिवाइडेड बाय n3, कैप्चर करने में कितने जो हैं वो मार्क्ड मिले आपको? तो वो मिले आपको कितने? 5 आपको कैप्चर्ड मिले। तो अब आप यहाँ से फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो आपका 200 बाई 5 आएगा, दैट मीन्स 40 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उस पूरे एरिया के अंदर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला समझ में आया? टोटल मार्क्ड एंड कैप्चर्ड इन फर्स्ट, कॉट इन सेकेंड एंड कॉट इन मार्क्ड इंडिविजुअल्स फाउंड इन द सेकेंड। यस गाइस, इस पे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, बस ये और फार्मूला आपको लगाना होता है और आपका आंसर मिल जाता है। ओके, तो अब आते हैं अपन पॉपुलेशन डेंसिटी पे, जो मैं बता ही रहा हूँ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इज योर पॉपुलेशन डेंसिटी। Density is the result of an interplay between processes that add up individuals to a population and those that remove individual. तो डेंसिटी जो है, जैसे आपने बोला नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मान लो एक गांव की बात करूं मैं, किसी का भी एग्जांपल XYZ कोई गांव है, उस गांव के अंदर 20 लोग रहते हैं और वो गांव का एरिया है 2 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होगी? 10 होगी। यस, तो 10 इसकी डेंसिटी है। अब आपने क्या किया कि यहाँ इस गांव में से 4 लोग विदेश चले गए पढ़ने, तो उनका एमिग्रेशन हो गया। तो एमिग्रेशन होने के बाद में मेरी डेंसिटी कितनी चेंज हुई? कितनी होगी डेंसिटी? अब 8 होगी। पर इस गांव में क्योंकि इंडस्ट्री की ओपनिंग हुई है, इसलिए 12 इंडिविजुअल्स या फिर 10 इंडिविजुअल बाहर से जॉब करने आए हैं इसमें। तो ये हो गया आपका इमिग्रेशन। तो अब मेरी डेंसिटी कितनी होगी? अब मेरी डेंसिटी होगी 15। यस, तो डेंसिटी इज सब्जेक्ट टू चेंज। वो बहुत सारे तरीकों पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, या फिर किसी के बर्थ हुआ है इस एरिया में, वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी को एडअप करेगी, या फिर किसी की डेथ होती है इसमें तो वो भी पॉपुलेशन की डेंसिटी को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, बर्थ एंड डेथ, जो इस पॉपुलेशन डेंसिटी को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा 2 और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स एंड डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। तो फैक्टर मीन्स कोई भी चीज़। अब डेंसिटी डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि वो पूरी डेंसिटी पे डिपेंड रहेगी। मान लो यहाँ पे 20 लोग हैं और यहाँ पे कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस के आने से क्या हुआ? 1 में इन्फेक्शन हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, 5 में हुआ, ऐसे करते हुए सब में हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? कुछ इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई। तो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है आपका एक डिजीज़, या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है अंदर, मान लो लड़ाई होगी ज़मीन की, 2 लोग मर गए उसमें तो 18 हो जाएंगे, तो भी एक तरह का पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। या कोई पैरासाइट आ गया, फॉर एग्जांपल ये प्लांट की पॉपुलेशन है अगर, तो वहाँ पे अगर पैरासाइट आ गया तो वो भी इसको इफेक्ट करेगा। तो पैरासाइट, कंपटीशन, डिजीजेज, ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होंगे उतना ही आपको डिक्रीमेंट मिलेगा, उतना ही इंक्रीमेंट मिलेगा इन फैक्टर्स का। तो डिजीज़ कब बढ़ती है? जब ज़्यादा लोग होते हैं। तो ज़्यादा लोग होंगे तो वो एक डेंसिटी डिपेंडेंट होगी। बट एक और फैक्टर होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो उसमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि 20 लोग हैं या 10 लोग हैं। यहाँ पे अगर बारिश आ रही है, बहुत तेज़ बारिश आ गई,
बाढ़ के हालात हो गए, तो यहाँ पे अगर 2 जने रहेंगे तो भी वो बेचारे मर जाएंगे, और अगर यहाँ पे 20 जने रहेंगे तो भी वो मर सकते हैं। तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे मान लो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, 55 डिग्री तक चला गया, तो भी लोगों की डेथ हो सकती है। अगर वो -20 तक चला गया तो भी लोगों की डेथ हो सकती है। तो ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं, इनको डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, भले कोई भी हो या नहीं हो। मान लो कोई फॉरेस्ट है, उसके अंदर लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग होने से क्या हुआ, वो जहाँ पे स्ट्राइक करी वहाँ पे 4 एलिफेंट थे, उनकी डेथ हो गई। तो अगर ये नहीं होते तो कोई डेथ नहीं होती, बट लाइटनिंग हुई है उसकी वजह से डेथ हो गई, तो अपन उसको पॉपुलेशन डेंसिटी का एक फैक्टर मानेंगे, उसने डेंसिटी को कम किया है। तो एक ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर की तरह, यस, मोस्टली एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं और बायोटिक डेंसिटी डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर जो मैंने बताए थे, इमिग्रेशन एंड बर्थ विल इंक्रीज द डेंसिटी एंड डेथ्स एंड एमिग्रेशन विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन पे। तो मैंने बताया कि कोई भी पॉपुलेशन जो होती है उसकी डेंसिटी तब इंक्रीज़ होती है जब वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कुआं है एक गांव के अंदर, एक ज़मीन है उसके आसपास कुआं है, तो वहाँ पे आपको पानी का सोर्स मिल रहा है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पानी से ही आप फूड ग्रो कर सकते हो और पानी पी के ही आप सर्वाइव कर सकते हो। तो एक इंडिविजुअल आया, उसने यहाँ पे खेती करी और उसने यहीं घर बसा लिया इस कुएं के पास में। तो बसाने से क्या होगा, उसको पानी भी मिल रहा है, उसको खाना भी मिल रहा है, तो वो ज़रूरी चीज़ें हैं जीने के लिए, और वो आराम से मस्त जी रहा है। अब क्या होगा, उसका एक दोस्त भी आ जाएगा यहाँ पे, दूसरा तीसरा दोस्त आ जाएगा, चौथा दोस्त आएगा, पांचवा दोस्त आ जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है। पर मान लो पास ही कहीं थोड़ी दूर जगह एक ट्यूबवेल है किसी की, तो उस ट्यूबवेल के आसपास भी लोग आ जाएंगे। अब क्या हुआ, इस कुएं में पानी ख़त्म हो गया, तो एक जना इधर चला जाएगा, धीरे धीरे दूसरा भी चला जाएगा। तो क्योंकि अब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी चेंज हो गई है, ठीक है, तो इधर निकल गया। अब मान लो एक तीसरी जगह है जहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा सोर्स है, तो क्या होगा, फूड एंड वाटर तो ज़रूरी है ही, बट एम्प्लॉयमेंट से पैसा आएगा, उससे अपन और अच्छा कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से लोग मूव करना चालू करेंगे, इधर जाके रहने लग जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन के अंदर डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन मतलब वो फैलेंगी, इधर उधर चली जाएंगी वो। तो पॉपुलेशन जो है, डिस्पर्जन जो है, इज़ द पैटर्न ऑफ स्पेसिंग अमंग इंडिविजुअल्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक ही पॉपुलेशन के अंदर अगर वो दूरियां बना लें, बिकॉज जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है वो उधर चला जाएगा, उधर की तरफ घर ले लेगा। जैसे आप शहरों में देखते हो कि कई लोग होते हैं जिनकी बच्चों के स्कूल के पास में घर ले लेते हैं वो, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन चीज़ कहाँ है, अगर स्कूल पास में है तो उनके ठीक है चलेगा। कईयों के ऑफिस पास में होता है घर के, तो उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया। तो वही होता है डिस्पर्जन। बस रहते वो एक ही शहर में है, एक शहर है, बट वहाँ पे भी अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। तो एनवायरनमेंट एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द स्पेसिंग ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन रिलेटिव टू ईच अदर। अब मान लो एनवायरमेंटल कैसी होती है, पानी की रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर। अब ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हों, ठंड रहे, और कुछ लोग ऐसी जगह पसंद करते हैं जहाँ पे कम पेड़ हों, गर्मी भी ज़्यादा नहीं हो, ठंड भी नहीं हो ज़्यादा। और कुछ लोग, मान लो कोई दिल्ली की भी बात करूँ अगर मैं, तो दिल्ली में भी इतने सारे एरियाज़ हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे एरिया में रहें, बट कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, तो बैकवर्ड एरियाज़ में भी रहते हैं, आउटस्कर्ट्स के अंदर भी रहते हैं, नोएडा साइड भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये डिस्पर्जन हुआ है वहाँ पे पॉपुलेशन का। तो डिस्पर्जन जो भी होता है पॉपुलेशन में, वो 3 तरह का होता है। मान लो एक सिटी है, अब यहाँ से मान लो मेट्रो जा रही है, तो मेट्रो जा रही है तो ऑब्वियसली उसके आसपास लोग ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हों एक ही जगह पे इसी होगी का डिस्पर्जन हुआ है ओके, तो उन पॉपुलेशन, उस डिस्पर्जन के पैटर्न को अपन क्या कहते हैं, क्लम्प्ड मतलब क्लम्प बनना, सुना होगा आप लोगों ने, एक इकट्ठा हो जाना किसी चीज़ का। तो क्लम्पिंग कब होती है, जब रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है एक ही जगह पे, तो लोग सारे वहीं आ जाते हैं, एक ही रिसोर्स है बट लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्लम्प हो जाएगा।
दूसरा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो यहाँ भी एक सोर्स है रिसोर्सेज का, यहाँ भी एक सोर्स है, यहाँ भी एक सोर्स है, तो लोगों ने या जो भी पॉपुलेशन है उसने एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। तो यूनिफॉर्म डिस्पर्जन एक पैटर्न है। और एक होता है रैंडम। रैंडम मतलब कहीं पे भी किसी भी जगह, किसी के पास गाड़ी है तो वो कहीं भी रह सकता है, उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाड़ी लेके आप दूर घर भी ले सकते हो, सस्ता घर। यस, मोस्टली पेंगुइन करते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, दैट इज़ राइट। और रैंडम भी, जैसे आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको रैंडमली पेड़ पौधे मिलेंगे। एक कैक्टस वहाँ लग रहा है, दूसरा पाइन ट्री कहीं और ही है, और कुछ छोटे मोटे पेड़ पत्ते किधर और ही। तो वो सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। वहाँ पे उनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हर जगह पानी की कमी है। तो पेड़ कहीं भी हो वो पानी देख के नहीं होगा, वो रैंडमली कहीं भी हो सकता है, जहाँ पे भी उसका सीड डिस्पर्स किया है वहाँ पे। ओके, तो क्लम्प्ड इज अ डिस्पर्जन, इंडिविजुअल्स एग्रीगेट इन पैचेस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो बफेलो जब ग्रेस करती हैं तो वो भी एक क्लम्प्ड पॉपुलेशन के अंदर आती है। क्लम्प्ड पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्या चीज़ है ये? यस गाइस, ये क्या चीज़ है? क्रेन है ये। तो क्रेन, फिशेस देख लिया आपने, या फिर ये जो आपके फूल वाला कौन सा फूल है ये? यस, स्वान्स भी होते हैं ये। दिस इज़ योर, मे बी दिस इज अ नीलगिरी, है नहीं है, बट नीलगिरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लम्प्ड पैटर्न ऑफ डिस्पर्शन। ओके, तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन कॉलोनीज, हर्ड्स, फ्लॉक्स एंड पैक्स। ऑक ट्रीज, ओके। तो आप जो भी एक जगह काफ़ी वेजिटेशन देखोगे आप प्लांट्स का, तो आप कह सकते हो कि वो एक क्लम्प्ड पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन में आएगा। अ क्लम्प्ड डिस्पर्जन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड बिहेवियर। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म, इसके अंदर मोस्टली पेंगुइन। यूनिफॉर्म डिस्पर्जन इज वन इन विच इंडिविजुअल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑर्गेनिज्म विच आर सॉलिटरी और टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल एंड सॉलिटरी का मतलब ये हो गया कि कई लोग तो टेरिटरी बना लेते हैं अपनी, कि अपन यहाँ रहेंगे। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा जंगल है, एक शेर ने अपनी बाउंड्री यहाँ बना ली है, एक ने यहाँ बना ली है, तो दोनों में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्सेज का। तो ये एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल है। इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन सच एज टेरिटोरियलिटी। तो यहाँ पे टेरिटरी मार्क कर दी, इसलिए इसके आगे ये नहीं जाएगा, इसके आगे ये नहीं जाएगा। तो पार्टीशन हो गया, डिस्पर्जन हो गया दोनों इंडिविजुअल्स का। पॉपुलेशन मतलब सेम स्पीशीज, तो इसीलिए एक टाइगर और एक टाइगर दोनों अलग अलग रहते हैं, है एक ही स्पीशीज़, बट उनके अंदर डिस्पर्जन हो गया। एंड लास्ट इज रैंडम। रैंडम में दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल, उनको कोई मतलब नहीं है दूसरों से। इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और रिपल्शंस। तो किस चीज़ का? रिसोर्सेज का। फॉर एग्जाम्पल इन डेजर्ट वाटर इज योर रिसोर्स, तो वो रिसोर्स है ही नहीं, तो वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन जो है वो बंद हो जाता है, इसलिए कोई मतलब नहीं। ऑर्गेनिजम्स आर नॉट वेरी टेरिटोरियल बट और डू नॉट लिव इन लार्ज ग्रुप्स ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड हैबिटेट। तो अच्छे हैबिटेट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। मान लो कि बहुत सारी ग्रासेस हैं, तो एक गोट यहाँ पे उसको खा रही है, ग्रेस कर रही है, दूसरी गोट कहीं और भी जाके कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह ग्रास के लिए लड़ रहे हैं सारे, यहाँ पे है तो वो यहाँ भी कर सकती हैं। ओके, तो रैंडमली वो कहीं भी खा सकती हैं। इस पूरे डिस्पर्जन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएंस बाय मीन रेशियो। तो ये आपको याद होना चाहिए। वेरिएंस बाय मीन रेशियो के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको v बाय एम निकालना है। उसकी तीन वैल्यूज़ आ सकती हैं, या तो वो इक्वल टू 1 आएगा, या वो ग्रेटर देन 1 आएगा, या फिर वो लेस देन 1 आएगा। कैलकुलेट करना है आपको, फिर बताना है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये। तो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ क्लम्प्ड। क्लम्पिंग हो गई वहाँ पे, क्योंकि अच्छा वेरिएंस क्या होता है? वैसे वेरिएंस बाय मीन रेशियो जो है ये एक स्टैटिस्टिकल टूल है। स्टैटिस्टिकल टूल है टू मेज़र दी डिस्पर्जन रेट। तो डिस्पर्जन जब हो रहा है तो उसको मेज़र करने के लिए स्टैटिस्टिकली ये एक चीज़ दी हुई है। तो वेरिएंस क्या होता है? अच्छा पहले मीन बता दो। मीन मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो आपको मीन निकल गया, मतलब एवरेज निकल गया उसका, एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यस। और वेरिएंस क्या होता है? वैरायटी, कि कोई एक फिक्स ट्रेट है, मान लो उससे कितनी वैरायटी में है लोग। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 6 फीट नॉर्मल हाइट होती है, तो 6 फीट ज़रूरी नहीं है सबकी होगी, किसी की 5 फीट 5 इंच भी हो सकती है, किसी की 6 फीट 5 इंच भी हो सकती है। तो ये आपका वेरिएंस है, मतलब ये जो नॉर्मल वैल्यू है इससे कितनी वैरायटी आई है आप लोगों के पास।
तो जब वेरिएंस बाय मीन का आप रेशियो निकालते हो तब आपको पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगता है। ओके, तो अगर वेरिएंस बाय मीन का रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो वो क्लम्प्ड पॉपुलेशन का एग्जाम्पल होगा या फिर क्लम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल होगा। ओके, वेरिएंस बाय मीन अगर इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स दैट इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो बट आपको ये याद रखना है, अगर वेरिएंस बाय मीन लेस देन 1 है तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। याद रखना, इक्वल टू 1 में यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, इक्वल टू 1 मतलब रैंडमली, ग्रेटर देन 1 मतलब क्लम्प्ड एंड सिग्निफिकेंटली लेस मीन्स यूनिफॉर्म। तो आप इसको याद कर सकते हैं। कैसी ट्रिक से याद करोगे आप? लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड देन ग्रेटर देन 1। तो यूनिफॉर्म, रैंडमली एंड क्लम्प्ड। URC आप कोई भी टैग बना सकते हैं, URC आप याद रखना एंड सीक्वेंस आप याद रखना असेंडिंग ऑर्डर में, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो URC मतलब यूनिफॉर्म, रैंडम एंड क्लम्प्ड। ये वेरिएंस बाय मीन का एक रेशियो होता है जो कि इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। ओके गाइस, आगे चलें। नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टी जो है पॉपुलेशन की वो है एज स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने बताया, एज के बेसिस पे आप पॉपुलेशन को क्लासिफाई कर सकते हो। तो किसी भी एज का जब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है तब आपको पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिंग दे रखा है, स्टेबिलिटी दे रखा है एंड डिक्लाइनिंग दे रखा है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं एज स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये जो ग्राफ है जिसके अंदर आपके, पहली बात तो यहाँ पे आप देखो कि ये कलर्स क्या डिनोट कर रहे हैं। तो नीचे जो कलर्स हैं रेड वाले सारे, इसके अंदर 0 to 14 एज ग्रुप वाले बंदे हैं। फिर रिप्रोडक्टिव एज आ जाती है 15 to 44, ये 0 to 14 है एंड देन लास्ट इज़ योर 45 to 85, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेस है। तो आप इसमें क्या देखोगे कि जितने इंडिविजुअल्स न्यू बॉर्न हैं या फिर इनिशियल स्टेजेस में अपनी लाइफ के, उनका नंबर, और जो फाइनल स्टेजेस में अपनी लाइफ के उनके नंबर में ड्रास्टिक चेंज है। और इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज है, मतलब कौन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं? आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले। तो आप कह सकते हो कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक इंक्रीजिंग एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का एक ग्राफ है। तो ये आप याद रखना, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर नीचे वाले पोर्शन जहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसके कंपैरिजन में, तो वो एक एक्सपेंडिंग रैपिडली का एग्जांपल है। जैसे ग्वाटेमाला, नाइजीरिया एंड सऊदी अरेबिया। इंडिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी एक्सपेंडिंग रैपिडली पॉपुलेशन। चाइना जो है वो एक्सपेंडिंग स्लोली में आने लग गया अब, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल के काफ़ी सारे नॉर्म्स अभी लगे हुए हैं जिसको इंडिया को भी ज़रूरत है, बट इंडिया ऐसा करता नहीं है। ओके, फिर अपन देखते हैं जिनमें स्लो एक्सपेंडेशन हो रहा है, उसमें आप क्या देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न हो रहे हैं और जो इंडिविजुअल नंबर की डेथ हो रही है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट इसमें क्या देखोगे आप, इसका यहाँ पे आ रहा है और इसका यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये बड़ा गैप है। इसमें आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आ रहा है इसका और इसका यहाँ पे आ रहा है, छोटा गैप है। एक्सपेंड हो रही है, डेफिनेटली एक्सपेंड हो रही है, बट एट अ स्लो पेस, जैसे US, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। देन इज़ योर स्टेबल वाला, जैसे जापान, इटली, ग्रीस। इनके अंदर क्या है कि ऑलमोस्ट सेम, ये आप देख रहे हो ऑलमोस्ट सेम लाइन सभी की है, जितने सब एज ग्रुप्स की सिमिलर एज है। इंडिया में जैसे अभी आप देखोगे तो मोस्टली यूथ है, सबसे ज़्यादा यूथ है इंडिया के अंदर, और यूथ इतना ज़्यादा है कि मतलब वो किसी भी कंट्री को ओवरटेक कर रहा है। तो अब एक टाइम क्या होगा, आज से 30-40 साल बाद वो सारा यूथ जो है वो सब बूढ़े हो जाएंगे। तो बूढ़े होने से क्या होगा, पूरी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आपकी उस फेज़ में आ जाएगी, मतलब जहाँ पे मोस्ट पॉपुलेशन किसकी है, एजेड पीपल की है। तो एक तरह का नुकसान है ये, बट हाँ, सभी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के अंदर एक फेज़ आता है जब हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो यंग रहते हैं। अभी इंडिया का टाइम चल रहा है जहाँ पे यूथ सबसे ज़्यादा है, एंड देन चाइना है जिसके पास यूथ सबसे ज़्यादा है। तो उस यूथ की एनर्जी को सही दिशा में लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना दिमाग होशो आवाज़ चालू रखें, रिसर्च करें, पढ़ें लिखें और समाज को भी वापस देवें। नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोसाइटी को भूल जाएंगे। जितना आपने सोसाइटी से लिया है उसको उतना देना भी है वापस।
तो हर चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, तो स्टेबिलिटी में ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। ये ग्राफ आपको सिमिलर लग रहे होंगे सारे, बट आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, देखते ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एक्सपेंडिंग है, डिक्लाइनिंग है, स्टेबिलिटी है या कैसा है। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉपुलेशन है जो डिक्लाइनिंग की है। तो डिक्लाइनिंग में क्या है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ग्रो कर आ रहे हैं अभी, नए जो बर्थ हो रहे हैं जिनके, उनका रेशियो और जो इंडिविजुअल्स जिनकी डेथ होने वाली है अभी, मतलब पोस्ट रिप्रोडक्टिव एजेस में है, उनकी ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये एक तरह का डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इज़ जर्मनी, बल्गेरिया एंड रशिया। तो रशिया अभी डिक्लाइनिंग में है, पर एक टाइम ये भी एक्सपेंडिंग में था, और उस टाइम इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत सारे करे हैं, जैसे स्पेस के अंदर हो गया, टेक्नोलॉजी के अंदर हो गया। वर्ल्ड वॉर के टाइम काफ़ी सारे यूथ थे इनके पास में, तो इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड वॉर भी जीते हैं। तो ये सेम ग्राफ जो हैं वो एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन में दिए हुए हैं। ये रैपिड ग्रोथ का एग्जांपल है, ये स्लो ग्रोथ का एग्जांपल है, और ये स्टेबिलिटी का एग्जांपल है, और ये श्रिंकिंग का एग्जांपल है। तो ये आपको याद रखने हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको ग्राफ दे दिया और क्वेश्चन पूछ लिया। और क्वेश्चन कैसा पूछते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अच्छा ये 4 ऑप्शन है, मान लो A B C D। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गिविंग बर्थ, the number of individual giving birth is more than the number of individuals not giving birth। तो ये कौन से ग्राफ का स्टेटमेंट हुआ? नंबर ऑफ इंडिविजुअल गिविंग बर्थ इज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स गिविंग बर्थ इज मोर देन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु आर नॉट गिविंग बर्थ, एक्सपेंडिंग का। तो दो चीज़ें यहाँ पे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर गिविंग बर्थ इज दिस, जो कि रिप्रोडक्टिव एज में, एंड दोज हु आर नॉट गिविंग इज दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो। बच्चे थोड़ी अभी सब कर रहे हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा हो रिप्रोडक्टिव एजेस, एंड पोस्ट एंड प्री दोनों मिला के क्या होंगे, जो नहीं दे रहे हैं, जो रिप्रोडक्टिव नहीं है वो दोनों हैं। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर मान लो इन ग्राफ्स के ऊपर वैल्यूज़ लिखी हुई है 5, 6, 7, और इनका लिखा हुआ है 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे कुछ लिखी हुई है 1, 2, 3, 4। तो अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं जो बर्थ नहीं दे रहे हैं, तो आपको इनको सिर्फ काउंट नहीं करना है, इनको भी इंडिविजुअल को कंसिडरेशन में लेना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो नॉट रिप्रोडक्टिव। तो ऐसे पागल बनाने वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपसे। बाकी ग्राफिकल क्वेश्चंस, और वो भी स्टेटमेंट वाइज आते हैं। मैंने तो ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन पूछा था, स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो इजीली आप उसको बता सकते हो कि कहाँ पे कौन सा ग्राफ जो है वो सही है। अब आते हैं अपन लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज़ पे, या फिर लाइफ टेबल जिसको अपन बोलते हैं। तो लाइफ टेबल एक्चुअली एक तरह की टेबल होती है जिसके अंदर किसी भी पॉपुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ होता है। क्या क्या डिटेल होती है उसमें? सबसे पहली चीज़ होती है एज इंटरवल, किस एज के बंदे उस पॉपुलेशन के अंदर अवेलेबल हैं, एंड देन कितने बॉर्न होते हैं, हर 1000 इंडिविजुअल्स के ऊपर कितना बर्थ रेट है। तो मान लो हर साल 54 इंडिविजुअल जो हैं वो बॉर्न हो रहे हैं, 145 हो रहे हैं। तो ये 54 जो बॉर्न हो रहे हैं, जब ये 0 से 5 ईयर्स की एज को कवर कर लेंगे तो वो 6 ईयर में चले जाएंगे। 6 ईयर में जाने के बाद में आप क्या देख रहे हो कि इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है, इसकी बढ़ रही है, बट इसकी जो ऑलरेडी थी वो भी आगे चल रही है, इसकी ऑलरेडी थी जो आगे चल रही है। तो स्टेबिलिटी जैसा मेंटेन रहेगा। ओके, बट अपन लाइफ हिस्ट्री टेबल या लाइफ टेबल जो होती है उनको एक, जैसे आज की तारीख में मैं लूँ अगर, तो वो होती है लाइफ टेबल ना, जो मतलब एक फिक्स टाइम इंटरवल में ली हुई है, उसको अपन कंपेयर नहीं करते हैं। कंपैरिजन के लिए अपन को थोड़े टाइम रुकने के बाद में एक और टेबल सेम बनानी पड़ती है, देन उसको अपन कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फ़िक्स टाइम पे मान लो मैं गया और आज जाके मैंने दिल्ली के अंदर सर्वे किया, तो मैंने क्या देखा कि 0 to 5 ईयर्स के इंडिविजुअल इतने हैं, 5 से 10 इतने हैं, 10 से 12 इतने हैं, ऐसे करके मैंने एक टेबल बना दी। तो उसके अंदर एज, कितने बॉर्न होते हैं, कितनों की डेथ हो गई है, मोर्टेलिटी रेट वगैरह ये सब लिखी हुई होती हैं। ओके, एंड देन उनका परसेंटेज अपन निकाल सकते हैं।
तो ये होती है लाइफ टेबल, उसकी सर्वाइबिलिटी को बताती है वो, कि इतने लोग रहते हैं, इतने लोग यहाँ पे जिंदा हैं, इतने लोगों की बर्थ हुई है, इतने लोगों की डेथ हुई है। तो वहाँ पे आप एक लाइफ टेबल का अनुमान लगा सकते हो। तो आप क्या लगा सकते हो कि मोस्टली 50 to 16 ईयर्स के जो इंडिविजुअल हैं, तो आप अगर उनको डेटा को इंटरप्रेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि जब एज 60 के आसपास जाएगी तब इंडिविजुअल्स की रेट कम होती जा रही है। दैट मीन्स कि 60 के आसपास मोस्टली इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे 60 एज ऐसी है जहाँ तक लोग अचीव कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना वो उससे पहले भी उनकी डेथ हो सकती है। तो लाइफ टेबल इज़ ए एज स्पेसिफिक समरी ऑफ द सर्वाइवल पैटर्न ऑफ ए पॉपुलेशन। तो उनका सर्वाइवल पैटर्न आपको दिखता है। इट इज़ बेस्ट मेड बाय फॉलोइंग द फेट ऑफ ए कोहर्ट, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम एज। तो कोहर्ट क्या होता है? ये कोहर्ट है, एक जो एज ग्रुप आप ले रहे हो ये एक कोहर्ट है। तो आप एक कोहर्ट के बारे में बात कर रहे हो कि इस एज ग्रुप के अंदर कितनी बर्थ हुए हैं, कितनी डेथ हुई है। तो ये बेस्ट चीज़ है इसके अंदर देखने की। तो आप किसी भी सिटी की अगर लाइफ टेबल लेके आओगे तो आपको उसके अंदर आप बता सकते हो कि इस एज ग्रुप वाले बंदों को मैं टारगेट करूँगा तो वो इतने लोग हैं, क्या क्या तरीके से मेरे को टारगेट करना है, कैसे करना है। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले सर्वाइवरशिप कर्व देख लेते हैं एक बार। सर्वाइवरशिप कर्व पे हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये और आपके आर एंड के रिलेटेड स्पीशीज़ में। तो ये फिक्स है, इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है? ये 3 तरह का होता है। टाइप 1 अपने इंडिविजुअल्स के लिए होता है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स एंड एज इन देयर रिलेटिव यूनिट्स, तो सर्वाइवर्स की रेट जो है वो डिक्लाइन होती है जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है। ये लोग स्टेबिलिटी की तरफ जीते हैं, मतलब इनकी एज के साथ साथ सर्वाइवर जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। बर्थ होने के बाद में जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाता तब तक उसकी नंबर ऑफ सर्वाइवर्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वो अटेन करता है 60-70 ईयर्स की एज को, तो उसकी डेथ होने लग जाती है इंडिविजुअल की। तो ये एक तरह का टाइप 1 कर्व बोलते हैं इसको, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। इसके अंदर लो डेथ रेट ड्यूरिंग अर्ली एज। तो अर्ली एज पे इसकी डेथ रेट कम होती है, बट हायर एज ग्रुप पे इनकी डेथ रेट ज़्यादा हो जाती है और मिडिल में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। इसके अंदर मोस्टली बर्ड्स वगैरह आती हैं। तो जिन उनके जितने एग्स वो ले करती हैं, मान लो 10 एग्स ले कर रहे हैं, तो उनमें से 5 ही आगे बढ़ पाएंगे। 5 आगे बढ़ पाएंगे तो 5 की ही डेथ होगी। और ये सब जो टाइम पीरियड है या फिर एज ग्रुप की बात करूँ मैं, तो एकदम कांस्टेंट आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो दैट मीन्स इनके एज के साथ साथ में ये जल्दी जल्दी इनकी डेथ हो जाती है। तो एक कांस्टेंट डेथ रेट हमेशा मेंटेन रहती है उसके ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन में, कांस्टेंट रहता है, यस। और टाइप 3 पेड़ों का एग्जांपल है बेस्ट। तो ट्रीज़ में क्या होता है, हज़ारों सीड्स रिलीज़ होते हैं, उनमें से कुछ 1-2 जने पेड़ बनाते हैं। बट अगर उन्होंने पेड़ बना लिया तो फिर वो बहुत लंबे साल तक जीते हैं, यस। इसीलिए आपने देखा होगा कभी गाँव में कि बरगद का पेड़ एक होता है हमेशा, और वो बरगद का पेड़ बहुत पुराना होता है। तो पुराने मतलब बहुत सारे बरगद के पेड़ क्यों नहीं है? क्योंकि सीड तो बहुत सारे थे, बट एक एडिक्वेट एनवायरनमेंट उनमें से सिर्फ एक को ही मिला था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके अर्ली एजेस के अंदर डेथ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है अर्ली एजेस के अंदर। बट एज सुन एज वो उस एज को क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद उनकी पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है और लाइफ लॉन्ग कई सालों तक उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। तो हायर डेथ रेट रहती है यंग्स के टाइम। समझ में आया आपको? ग्राफ हमेशा इस डायरेक्शन में याद रखना है, 1 2 3। और ये फोटो, ये डायग्राम, ये जो ग्राफ है, इसको दिमाग में सेट कर लो। टाइप 1 दिखते ही आपको ये ग्राफ याद आना चाहिए कि हाँ उसमें ऊपर एक आंटी जी थी, इसका मतलब वो ह्यूमंस की बात कर रहा है और नीचे ट्री था। ओके, तो इसके क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। लो डेथ रेट्स ड्यूरिंग अर्ली एंड मिडिल लाइफ एंड एन इंक्रीज इन द डेथ रेट अमंग्स ओल्ड एज, ए कॉन्स्टेंट डेथ रेट ओवर द ऑर्गेनिज्म लाइफ, हाई डेथ रेट फॉर द यंग एंड ए लोअर फॉर द सर्वाइवर्स। तो जो सर्वाइव कर जाते हैं उनकी लोअर डेथ रेट होती है। नेक्स्ट आते हैं अपन आर एंड के रिलेटेड स्पीशीज पे। तो आर और के दो टर्म्स ली गई हैं, इनका ओरिजिन क्या है ये मैंने देखा नहीं,
कुछ होगा इनका ओरिजिन, बट आर रिलेटेड स्पीशीज़ वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच की बात करूँ मैं, ये डेंडलियन की बात करूँ मैं, तो आर रिलेटेड कोई भी स्पीशीज़ जो होती है वो स्मॉल इन साइज़ होती है, उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसका एज ग्रुप एज या फिर लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। लाइफ स्पैन मतलब मान लो कि 1 साल का ही है, 1 ईयर, तो 1 ईयर के लाइफ स्पैन में उसको फटाफट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसको फटाफट रिप्रोडक्शन फेज़ में जाना पड़ेगा, फटाफट उसको ऑफस्प्रिंग्स करनी पड़ेंगी, एंड देन फटाफट उसको डेथ भी करनी पड़ेगी। तो उसको इतना फटाफट करने की आदत है कि वो अपने बच्चों को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी पेरेंटल केयर नहीं होता है, पहली बात। तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो एकदम फास्ट होती है, ऑलमोस्ट लॉजिस्टिक कर्व, आई मीन नॉट लॉजिस्टिक, एक्सपेंडिंग कर्व बनता है यहाँ पे, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। और बहुत सारी छोटी ऑफस्प्रिंग्स को ये प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि खुद की साइज़ भी छोटी होती है, डेवलपमेंट भी इनमें फास्ट होता है, खुद शॉर्ट लिव्ड भी होते हैं, और रिप्रोडक्शन भी अर्ली लाइफ में ही करने लग जाते हैं। तो इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो बहुत स्मॉल होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज इन नंबर, लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा इन नंबर, मैनी इन नंबर। तो स्मॉल एंड मैनी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है आपकी आर सिलेक्टेड की। के सिलेक्टेड की बात करूं तो लार्ज एंड लेस इन नंबर। तो आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, उनमें मोस्टली 1 या 2 इंडिविजुअल्स ही होते हैं, और उनकी साइज़ भी बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू छोटे एनिमल्स। प्लस पेरेंटल केयर होता ही है, तो के सेलेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर पेरेंटल केयर होता है, उनकी साइज़ भी बड़ी होती है, डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे वो आगे जाते हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, रिप्रोडक्शन भी मिलता है लेटर लाइफ में, और ऑफस्प्रिंग भी लार्ज होती है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लॉजिस्टिक होती है। यस, कैरिंग कैपेसिटी भी आ जाता है, यस। और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। कभी देखा है कॉकरोच को कॉकरोच से लड़ते हुए कि भाई ये तेरा खाना है ये मेरा खाना है? ऐसा कभी नहीं होता है। कंपटीशन ना के बराबर है इनमें। तो कंपटीशन नहीं होगा तो डेफिनेटली वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि उनको खाना मिल रहा है, वो फटाफट खा रहे हैं, फटाफट उनकी ग्रोथ हो रही है, तो हर चीज़ उनको जल्दी जल्दी करनी है। ओके, मैंने बंद कर रखा है पूर्वा, नो प्रॉब्लम। वेरिएबल पॉपुलेशन साइज ऑफन वेल बिलो द कैरिंग कैपेसिटी। तो इनकी पॉपुलेशन साइज भले ही एक्सपेंडिंग हो इनका पॉपुलेशन ग्रोथ का कर्व, बट कभी भी कैरिंग कैपेसिटी तक वो रीच ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो करती है एंड देन उनकी डेथ हो जाती है। तो क्योंकि लाइफ स्पैन इतना शॉर्ट है कि वो उस कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच ही नहीं पाते कभी भी। और इनकी मोर्टेलिटी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आप चल रहे हैं, किसी के ऊपर पैर रख दिया तो वो मर जाएगा बेचारा, पर इंसानों में ऐसा नहीं है। आप इंसानों पे पैर रख दोगे तो वो मरेगा नहीं उससे, ओके, सिर्फ चोट आएगी उसको। बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है, पॉपुलेशन साइज हमेशा कांस्टेंट रहती है और बहुत क्लोज रहती है कैरिंग कैपेसिटी के, और बहुत ही कांस्टेंट, एंड मोर्टेलिटी इज़ प्रेडिक्टेबल। तो प्रेडिक्टेबल कैसे मानते हैं? उसकी एज ग्रुप से, ओके। ऐसे नहीं, ये प्रेडिक्टेबल इसका मतलब ये नहीं है कि सब पता है। कभी अनप्रेडिक्टेबल डेथ्स होती हैं, बट प्रेडिक्टेबल के मतलब एज के हिसाब से उसकी धीरे धीरे स्लो डेथ होगी। तो आर एंड के सेलेक्टेड में समझ में आया आपको? क्वेश्चन इसके, अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। पीपीटी नहीं आ रहा है, टाइम लगेगा, आपने लेट ज्वाइन किया है। यस गाइस, आर एंड के क्लियर है सभी को? ओके, अब चलते हैं अपने रिप्रोडक्टिव रेट टेबल पे। तो रिप्रोडक्टिव रेट टेबल जो है वो एक लाइफ टेबल जो है उसका ही छोटा पार्ट है। इसके अंदर मोस्टली आप जो है रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली चीज़ों को देखते हो। फॉर स्पीसीज विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेमोग्राफर्स ऑफन कंसंट्रेट ऑन फीमेल इन अ पॉपुलेशन। डेमोग्राफर वो होते हैं जो स्टडी करते हैं पॉपुलेशन को। तो फीमेल पे कंसंट्रेट करने का क्या इरादा है इनका? क्योंकि फीमेल ही है जो उस जनरेशन को आगे लेके जाएगी, ओके। तो उनको फीमेल पे फोकस करना है कि ये अपने लाइफ स्पैन में क्या करती है, कितने नंबर ऑफ बर्थ्स ये करती है, कितने इंडिविजुअल्स इसकी डेथ हो जाती है। आर एंड के एग्जाम्पल, आर के एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच एंड डैंडलियन यहाँ पे दे रखा है। और भी छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड हो गई, एंड क्या बताऊँ मैं आपको, चींटियाँ, मच्छर, जो भी छोटे इंडिविजुअल्स होते हैं वो आर में आते हैं।
यस, इन वर्टिब्रेट्स मोस्टली, यस यस कह सकते हो आप, और के सिलेक्टेड में मोस्टली वर्टिब्रेट्स मैमल्स हो गए जिनमें पेरेंटल केयर होता है। ओके हाँ यस, अब आप मेरे को बताओ कि के सिलेक्टेड स्पीशीज सर्वाइवरशिप कर्व में कौन से टाइप में आएगी, विच टाइप? के सिलेक्टेड टाइप 1 में, और आर सिलेक्टेड कहाँ पे आएंगी? टाइप 3 में, पक्का? यस दैट इज राइट। तो यहाँ पे ये आपके के सिलेक्टेड हैं, ये आपके के सिलेक्टेड हैं, एंड ये आपके आर सिलेक्टेड है। सही है? ओके तो आर सिलेक्टेड का नहीं है, बट हाँ इसको इसमें कंसिडर करते हैं, क्योंकि आर सिलेक्टेड जो है अगर उन्होंने एक एज अचीव कर ली तो उसके बाद उनकी कांस्टेंट नहीं होती है डेथ रेट, उनकी यहीं तक ही ख़त्म हो जाता है ग्राफ ही, यहाँ पे नीचे आ जाता है ऐसे। तो अपन यस उसको टाइप 3 में इंक्लूड कर लेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट के सिलेक्टेड हमेशा टाइप 1 होती हैं। ट्रीज़ नहीं होंगे आर सिलेक्टेड में, नहीं आर सिलेक्टेड में अपन ट्रीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं, वो के सिलेक्टेड ही होते हैं, क्योंकि पेड़ों में भी तो कंपटीशन वगैरह होता है, नहीं होता? पहली बात तो ओके, ट्रीज़ को अपन आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ में ही इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ट्री एक अलग एग्जाम्पल है, वो सर्वाइवरशिप कर्व में टाइप 1 में आता है, जिसके अंदर इनिशियली उसकी डेथ रेट हाई रहती है एंड बाद में कम हो जाती है। ओके अगर आप यहाँ पे मैच करोगे ट्री की प्रॉपर्टीज़ को, तो आप क्या देखोगे कि ट्रीज़ खुद लार्ज साइज़ का होता है, ठीक है, उसके इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, स्मॉल ऑफस्प्रिंग होती है। दूसरी बात, पेरेंटल केयर नहीं करता है वो कभी भी, कंपटीशन भी बहुत कम, और जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसमें मोर्टेलिटी, आपने पैर रख दिया पेड़ पे और वो नहीं ग्रो करेगा आगे जाके। ओके कंपटीशन में भी वीक होते हैं वो, कंपटीशन होता होगा बट वीक होते हैं। रिप्रोडक्शन जो है वो आपका लेटर इन लाइफ होता है, तो आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जो है पेड़ों के अंदर होती हैं, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करते। छोटे प्लांट्स जो होते हैं, डैंडलियन हो गया जैसे, या फिर उनको अपन इंक्लूड कर सकते हैं। ओके यस, तो रिप्रोडक्टिव रेट टेबल की बात हो रही थी, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव रेट टेबल से आपको समझ में आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन को इन्होंने मेन ध्यान में रखा है। तो रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखने के लिए आप कह सकते हो कि आपको फीमेल के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो फीमेल जो है वही बता सकती है कि रिप्रोडक्शन रेट क्या है, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जिंदा हैं, मर रहे हैं कितने, कैसे क्या है। ओके तो यहाँ पे एक्स जो है ये एक एज ग्रुप है, एज ग्रुप मतलब फीमेल से जब फीमेल ने एग ले किए तब उनमें से जो इंडिविजुअल्स निकल रहे हैं उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ये बात कर रहे हैं। अब उनमें से 0 वाली एज में मान लो 115 एग्स उसने ले किए, उनमें से 90 की होगी डेथ, ये डेथ रेट है, ये कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अलाइव है। 90 की डेथ हो गई तो 90 माइनस 115 विल बी और 25, तो 25 इंडिविजुअल्स 1 एज में अटेन आएंगे। अब उस 1 एज के ग्रुप में भी 6 की डेथ हो गई तो वो 19 सेकेंड एज में जाएंगे, उनमें से भी 7 की हो गई, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम होके 0 हो जाएगा। तो आप बता सकते हो कि जो भी इंडिविजुअल है XYZ उसकी एज ग्रुप क्या है, 6 तक ही है उसकी एज ग्रुप। यस अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ अलाइव हैं, ये नंबर ऑफ डेथ हैं DX से, और LX होता है एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप जब निकालना होता है अपन को तो मोस्टली अपन उसका परसेंटेज लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर अलाइव, एंड सबसे पहला जो इंडिविजुअल होता है उसका मोस्टली सर्वाइवरशिप कर्व में 1 लेते हैं, 100% लेते हैं, मतलब 100% इंडिविजुअल्स जो हैं वो जिंदा हैं, तो 100% में 1 उसको कैरी करते हैं। इसमें देखोगे आप तो 0.22 या फिर 0.25 प्रोपोर्शन लेना है अपन को, परसेंटेज में नहीं लेना है। तो एक प्रोपोर्शन यहाँ है, उस एक में से भी 25 ही हैं, तो 25 मतलब 0.5 है, 1.9 है, आई मीन 0.19 है, 0.12 है, 0.02 है, 0.01 है। तो ये समझ में आ रहा है ये LX कैसे निकला है। एंड यहाँ पे QX जो है ये मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कितने लोग मर रहे हैं उनका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेटेड है। बट इसके क्वेश्चन जो आते हैं
तो ये है ना, रिप्रोडक्टिव पैटर्न दिखाता है आपको। रिप्रोडक्टिव पैटर्न मतलब किस एज पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे। तो इसका ये क्वेश्चन है जो CSR में पूछा हुआ है, ये मैं सॉल्व करता हूँ या आप करोगे। तो इसमें इन्होंने एज क्लास दी है जिसको अपन ने एक्स का है। तो एज क्लास क्या है, 0 to 5 100 इंडिविजुअल्स हुए हैं, उनमें से 50 की डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट एज ग्रुप में कितने जाएंगे, 50 जाएंगे। अब उस 50 में से किसी एक्स की डेथ हो गई है, उसकी डेथ होने से यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स गए, अब उनमें से 10 की डेथ हो गई तो 20 बचे हैं। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे क्या आएगा, इस एक्स में क्या आएगा, 30 जिंदा थे, उनमें से 10 की डेथ हो गई, तभी तो 20 नेक्स्ट एज में गए। अब ये 30 है तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई में 20, 50 में से 20 की डेथ हो गई इसीलिए 30 आया नेक्स्ट एज में। अब यहाँ पे 20 में से 10 गए तो कितने बचे, 10। अब 10 में से 10 0। ये हो गया आपका, ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है पहले तो, ये हो गई टेबल कंप्लीट। अब आप आते हैं सर्वाइवरशिप कर्व में, LX आपको निकालना है। तो LX इसका क्या आएगा 1, इसका आएगा 0.5, इसका आएगा 0.3 और इसका कितना आएगा 0.1, क्योंकि परसेंटेज लेना है अपन को। यस, परसेंटेज में इसको हमेशा 1 लेना है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव रेट पे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है नेट रिप्रोडक्टिव रेट कितनी है आपकी। रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है वो उसका फॉर्मूला होता है LX इंटू MX। तो LX क्या होता है यहाँ पे, सर्वाइवरशिप वाला, MX क्या है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी। ओके मनोशी, एक और बार समझा रहा हूँ मैं। इसमें एज की क्लास दी हुई है, इस एज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो हैं। अब जब डेटा कलेक्ट किया गया तब कुछ मिस्टेक की वजह से कुछ डेटा जो है वो हट गया। तो आप क्या देख रहे हो कि 0 to 5 में 100 इंडिविजुअल्स हैं, दैट मीन्स 100 नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं। जैसे ही अपन ने काउंट किया तो 0 to 5 100 लोग थे। अब उन 100 में से 50 की डेथ हो गई उस एज ग्रुप में ही, 5 के साल के अंदर अंदर ही 50 जनों की डेथ हो गई। तो डेथ होने से क्या होगा, 50 नेक्स्ट एज ग्रुप में जाएंगे, क्योंकि 50 की तो डेथ हो गई, अब उनका कोई लेना नहीं है। अब उन 50 में से भी 30 नेक्स्ट एज ग्रुप में जा रहे हैं, दैट मीन्स 20 की यहाँ पे डेथ हो गई है। अब उन 30 में से 10 की अगेन डेथ हो गई है, तो 20 नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट एज ग्रुप में जाएंगे। 20 में से 10 गए तो 10 नेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे। अब अपन को यहाँ पे एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप निकालना है। एज स्पेसिफिक सर्वाइवरशिप इज द प्रोपोर्शन ऑफ NX, और NX का प्रोपोर्शन कितना होता है, जो भी NX है डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो 100 का 100 से करोगे तो 1 आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसमें 1-2 डेसिमल पीछे आपको डॉट लगाना है। अब भले कोई भी वैल्यू उसके 2 डेसिमल के बाद में आपको डॉट लगाना है। तो 0.3, 0.2, 0.1 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट पूछी है इन्होंने। तो रिप्रोडक्टिव रेट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है LX, एज सर्वाइवरशिप कर्व, मतलब एज सर्वाइवरशिप मल्टीप्लाइड बाय दी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी। यहाँ पे ये दी हुई होती है क्वेश्चन में मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा दी हुई होती है। तो ये आपको दी हुई है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में इनको ऐड करना है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, यहाँ पे 0, 0.5 इंटू 0.5 इज योर 0.25, 0.3 इंटू 0.5 इज योर 0.15, 0.2 इंटू 0.1 इज 0.2 एंड 0.1 इंटू 1 इज 0.1, तो 7.5 ऐसा कुछ 0.7 वैल्यू आएगी। ओके सभी को क्लियर है टेबल? ओके आगे चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर। तो ग्रोथ रेट तो सबको पता ही है कि इसमें अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि कितनी तेज़ आपकी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है।
स्पीड उसकी। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जिसको अपन मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी भी कहते हैं। मोर्टेलिटी इज डेथ रेट, नेटेलिटी इज बर्थ रेट। दो अदर फैक्टर एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, जो कि अपन ने देखा कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर बर्थ रेट एंड इमिग्रेशन हो रहा है तो दे विल एड अप टू द पॉपुलेशन, एंड इफ डेथ रेट एंड इमिग्रेशन आर ऑकरिंग देन दे विल रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज और ग्रोथ रेट। ओके, these are natural changes and these are migrational changes that occur in a population. तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसको अपन एक सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बी माइनस डी। तो बी आपका क्या है, बर्थ रेट, डी क्या है आपका, डेथ्स। सिंपल है, सिर्फ बर्थ और डेथ की बात हो रही है, यहाँ पे रेट नहीं बता रहे हैं अपन। और डेल्टा एन जो है ये चेंज इन द पॉपुलेशन पर यूनिट टाइम, तो टाइम के हिसाब से कितनी चेंज आ रही है पॉपुलेशन में, वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, ग्रोथ रेट नहीं, सिर्फ ग्रोथ। अब अपन आते हैं कि द पर कैपिटा बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम बाय एन एवरेज मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पर यूनिट या फिर पर कैपिटा बर्थ रेट, तो ये तो नॉर्मल बर्थ थी, बट अब बर्थ रेट क्या होती है, जिसको अपन स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, वो होती है आपकी जितनी बर्थ हुई है डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं पॉपुलेशन में। ये बहुत ज़रूरी है। अब सिमिलरली डेथ की बात करूँ तो डेथ क्या होती है, जितने नंबर ऑफ डेथ हुई है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये दो आपकी इक्वेशंस बनेगी। तो बर्थ रेट क्या होती है, बर्थ बाय पॉपुलेशन। डेथ रेट क्या होती है, या फिर मोर्टेलिटी एम से भी डिनोट करते हैं इसको, वो होती है डेथ अपॉन पॉपुलेशन। सो द पर कैपिटा डेथ रेट सिंबलाइजेज द डेथ एंड द फॉर्मूला इज दिस। तब आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं अगर यहाँ पे डेल्टा एन बाय डेल्टा टी के अंदर बी और डी को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूँ मैं, तो मेरी वैल्यूज़ क्या आएंगी, बी इंटू कैपिटल एन माइनस स्मॉल, या फिर डी मान लो आप इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए। ये सही है इक्वेशन, यहाँ से निकल सकती है इसमें से, क्योंकि ये n ऊपर जाएगा तब b की वैल्यू निकल जाएगी, ये n ऊपर जाएगा तब d की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, n कॉमन आ गया, तो n इन द ब्रैकेट बर्थ रेट माइनस डेथ रेट एंड n इज योर पॉपुलेशन। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे n कॉमन आ गया, n कॉमन आने से आपका r जो है, r इज़ योर बर्थ रेट माइनस जो मोर्टेलिटी रेट है उसको अपन ने r का है, और वो r क्या है, पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीज कितना हुआ है। तो इंक्रीमेंट कैसे देखोगे आप, बर्थ में से डेथ माइनस कर दोगे तभी तो इंक्रीमेंट आएगा। मान लो 10 जने बर्थ हो रहा है 10 जनों का एंड डेथ हो रही है 5 की, तो b माइनस डी कितना आएगा मेरा, 5। अगर डेथ ज़्यादा है तो माइनस में वैल्यू आएगी ऑब्वियसली, बट अगर बर्थ ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा। तो ये जो है अपन ने इसको अपन ने पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीमेंट कहा है, जिसकी वैल्यू r इंडिकेट्स वेदर गिवन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। तो r अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो ऑब्वियसली क्या होगा, ग्रो करेगा, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉजिटिव में वैल्यू है, दैट मीन्स r क्या है, मोर देन 0। अगर r लेस देन 0 है दैट मीन्स डिक्लाइनिंग है, डेथ रेट ज़्यादा है वहाँ पे। और अगर r इक्वल टू 0 है, 0 पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स व्हेन द पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट आर इक्वल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब अपन r को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी इज़ योर आर एन। और ये ग्राफ है आपका एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज अ पॉपुलेशन इंक्रीज अंडर आइडियलाइज्ड कंडीशंस। Under these conditions, the rate of increase is at its maximum and is denoted by Rmax. The equation of the exponential is delta n by delta t is equals to Rmax n. Exponential population growth results in a J-shape curve. तो ये आपका एक J-shape curve है, जिसमें आप देख सकते हो कि इनिशियली इंडिविजुअल्स जो हैं या जनरेशन जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है एंड देन सडनली उन्होंने बूस्ट किया है खुद को, तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा डी एन बाई
dt इज इक्वल्स टू आर एन. आर इज योर बर्थ रेट पर कैपिटा एंड डेथ रेट माइनस. ओके, एंड जो इनिशियल फॉर्मूला अपन ने देखा था डेल्टा एन बाय डेल्टा टी, वो था बी, कैपिटल बी माइनस कैपिटल डी, एंड स्मॉल बी इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल बी बाय एन, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू डी बाई एन. उनका सब्स्टिट्यूट करेंगे तो स्मॉल बी एन माइनस स्मॉल डी एन, एन आपका कॉमन आ जाएगा, बी माइनस स्मॉल बी माइनस डी इज योर आर पर कैपिटा इंक्रीमेंट इन दी ग्रोथ रेट. यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया. समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पे. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग इन अ पॉपुलेशन. यस, ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा पॉपुलेशन जो है वो ऐसे बूम की तरह एक्सप्लोड नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. एनवायरनमेंट के पास एक कैरिंग कैपेसिटी नाम की चीज़ होती है जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. जितनी कैरिंग कैपेसिटी होगी उतना ही पॉपुलेशन एक्सपेंड कर सकती है खुद को, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है. उसके अलावा रिसोर्सेज, जैसे आप अगर आपकी पॉपुलेशन कब बढ़ती है? जब आप खाना खाते हो और ग्रो कर रहे हो, आप रिप्रोडक्टिव एज में आ गए आप, फिर आपने अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाया है, तो ऐसे करके आप एक पॉपुलेशन को इंक्रीज करते जा रहे हो. तो उस इंक्रीमेंट को रोकने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है. आपकी ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर आप रोक लगा दोगे तो आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी. जैसे आपने खाना कम खाया, सोते कम हो, पढ़ते कम हो, आप खेलते कूदते कम हो, घूमते कम हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं सर्वाइवल के लिए. तो आप उन चीज़ों को धीरे धीरे अगर कम करोगे तो आपकी डेथ रेट कम हो जाए, डेथ रेट बढ़ने लग जाएगी. सेम चीज़ एनवायरनमेंट के अंदर है कि आपकी एज जो है वो एक टाइम के बाद में जो है आप बूढ़े हो जाते हो, उसके बाद में आपकी डेथ होनी ही है. तो वो फिक्स चीज़ है, वो एक एनवायरनमेंट का लॉ है, उसको आप कभी भी तोड़ नहीं सकते. दूसरी चीज़, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत मायने रखती है. फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने पैरामीशियम वाला देखा था, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक पेट्री प्लेट के अंदर आप जब अगार उसमें प्रोवाइड कराते हो तो वो न्यूट्रिएंट देता है. अब वो न्यूट्रिएंट जो है वो एक फिक्स टाइम के लिए ही वो कंज्यूम कर सकता है, मतलब सारा न्यूट्रिएंट वो ख़त्म कर देगा और आप और नहीं डालोगे तो क्या होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए हैं. अब उन सेल्स की डेथ होने लग जाएगी स्टारवेशन की वजह से, इसलिए पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी. तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, और इसीलिए एक नेचर के अंदर कैरिंग कैपेसिटी नाम की टर्म होती है जिसको अपन के से डिनोट करते हैं. ये एक रियलिस्टिक पॉपुलेशन का मॉडल है. कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट एंड इट वेरीज विद द अबंडेंस ऑफ लिमिटिंग रिसोर्सेज. इन अ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज डिक्लाइंस एज कैरिंग कैपेसिटी इज रीच्ड. तो पर कैपिटा इंक्रीमेंट इज डिक्लाइन. तो यहाँ पे जो जनरल फार्मूला लगता है, बिकॉज के का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो जो आपका नॉर्मल फार्मूला था डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन, उसमें आपको के माइनस एन बाई के ऐड करना है. ये हो गया आपका लॉजिस्टिक इक्वेशन का, लॉजिस्टिक इक्वेशन. तो आप इसमें कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर रहे हो, कैरिंग माइनस पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय कैरिंग. यहाँ पे जो ग्राफ कर्व आता है वो सिग्मोइड आता है, जैसे पैरामीशियम में एस शेप्ड आया था. द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट लेकिंग प्रेडेटर्स एंड कॉम्पिटिटर्स. और ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि एक लॉजिस्टिक और सिग्मोइड कर्व का डिफरेंस जो है वो एल ये जे शेप होता है और ये एस शेप होता है. दूसरी चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मैक्सिमम कब होगी? मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी जब आपका कैरिंग कैपेसिटी बाय 2 रीच हो जाती है पॉपुलेशन से. मतलब कि आपकी जो एन की वैल्यू जो है वो हाफ कैरिंग कैपेसिटी पे रीच हो जाती है, मतलब इस जगह. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ग्राफ के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंक्रीमेंट है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है. हाईएस्ट ग्रोथ रेट है मतलब कम टाइम के अंदर वो डबल से ट्रिपल से 4 टाइम्स हो रही है. तो दैट मीन्स हमेशा याद रखना, पॉपुलेशन की साइज़ जब k/2 होगी तब वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट पे रहेगा. अब धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होगा वो. ओके, 100 से कम एंड देन होते होते वो एकदम स्टेबल हो जाएगा. तो कोई क्वेश्चन हो उसके अंदर अगर आपको ऐसे बोला हुआ हो कि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 100 है,
ठीक है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन 100 है, तो मतलब उसने n की वैल्यू 100 दी है। अब आपको k पता लगी क्या? 50, आई मीन k, नॉट k, n पता है, तो k कितना आएगा मेरा? 200। यस। तो n की वैल्यू तो आप k निकाल सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस आपको, अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में या फिर क्विज़ के अंदर, तब वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर n दिया हुआ है तो कैरिंग कैपेसिटी आप निकाल सकते हो। कैरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी आपके k/2 पोजीशन पे। तो ये आपका सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है हमेशा, और ये काम आएगी अपन जब लॉट का वोल्टेरा मॉडल करेंगे तब ये काम आएगी। ओके, अब फैक्टर्स लिमिटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, दो चीज़ें अपन ने देखी थी। तो डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब पूरी पॉपुलेशन उससे इफेक्ट होगी, प्रेडेशन, कॉम्पिटिशन, डिजीज, अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन एन एरिया, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल उतना ज़्यादा अफेक्शन होगा। बर्थ रेट फॉल्स, डेथ रेट राइज विद द पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट डू नॉट चेंज विद द डेंसिटी, नो इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल वेदर, फायर, नेचुरल डिजास्टर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। एंड लास्ट टॉपिक इज योर मेटा पॉपुलेशन। क्या होती है मेटा पॉपुलेशन गाइस, सुना है कभी नाम? यस, क्या होती है मेटा पॉपुलेशन? ओके, चलो मैं ही बता देता हूँ। मेटा पॉपुलेशंस ऐसी पॉपुलेशन होती है, पहली बात तो ये पॉपुलेशन वर्ड के साथ मिक्स है, तो ऐसी पॉपुलेशंस, मान लो कोई सिटी की बात करूँ मैं, यस आइलैंड में रहती है, यस डेफिनेटली, एक जगह है, बहुत खाली जगह है, एकदम खाली जगह है। ओके, यहाँ पे एक सिटी है ए, यहाँ पे एक सिटी है बी। अब होगा क्या, सिटी ए में खूब लोग रहते हैं, भर भर के लोग रहते हैं, इस सिटी बी में भी बहुत लोग रहते हैं, बट ये वाला जो एरिया है वो खाली है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि लोग, कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, कुछ इधर से इधर आएंगे। यस, और ये जो पॉपुलेशन थी जहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग थे, वो भी यहाँ से अब निकलने लग जाएंगे। निकल गए, वो किसी और शहर में चले गए अपना काम करने। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इमिग्रेशन एमिग्रेशन होता रहता है। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे एक पॉपुलेशन बनती है। जैसे आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में देखोगे, इंडस्ट्री जब बनती है तो उसके आसपास वो अपार्टमेंट्स बनाते हैं। वो जो अपार्टमेंट में लोग रहते हैं वो उस एरिया के नहीं होते हैं, बट वो उनको वहाँ रहना पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पे जॉब करते हैं। तो वो एक तरह का बेस्ट एग्जाम्पल है मेटा पॉपुलेशन का। तो मेटा पॉपुलेशंस आर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस लिंक्ड बाय इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन इमिग्रेशन से लिंक होता है मेटा पॉपुलेशन का। तो ऐसी पॉपुलेशन जो रहती तो वहाँ है बट वो है नहीं वहाँ की, वो कहीं और से ही आई हुई है। हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन कंबाइंड विद हायर सर्वाइवल कैन रिजल्ट इन ग्रेटर स्टेबिलिटी इन पॉपुलेशन। तो हायर सर्वाइवल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लोग आए ही वहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ पे उनको क्या मिल रहा है, बेसिक रिसोर्स मिल रहा है, फूड मिल रहा है, उनको जॉब मिल रही है, उनको पैसे मिल रहे हैं। तो वहाँ पे रहेंगे तो ऑब्वियसली उनकी सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगी। इमिग्रेशन भी है, सर्वाइवल रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा, मेटा पॉपुलेशन जो है और स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे तो एक पॉपुलेशन है जिसके अंदर काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं और फुल्ली ऑक्यूपाइड पॉपुलेशन है, ये ऑक्यूपाइड का स्ट्रक्चर है। एक पॉपुलेशन है जो पैची है, मतलब कभी कहीं कहीं फुली ऑक्यूपाइड है, बाकी जगह वो खाली है, बट कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हो इन पॉपुलेशंस के बीच में लेन देन हो रहा है पॉपुलेशन का। कोई पॉपुलेशन इधर जा रही है, कोई इसमें से इसमें जा रही है। इधर आप क्या देख रहे हो, मेन आइलैंड है, ये एक मेन आइलैंड है जो ऑक्यूपाइड है, उसमें से कुछ छोटे छोटे पॉपुलेशन जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, एंड कुछ अनऑक्यूपाइड भी है, इधर कुछ अनऑक्यूपाइड भी है। और ये एक मेटा पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली इमिग्रेशन हो रहा है, एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन दोनों कंटिन्यूसली हो रहे हैं। तो कोई किसी से कहीं जा रहा है, कोई किसी से कहीं जा रहा है। अब इस चीज़ में आप क्या देखोगे, आपको न्यूली कॉलोनाइज्ड जगह भी मिलेगी, आपको ऑक्यूपाइड जगह भी मिलेगी,
आपको न्यूली एक्सटिंक्ट एरियाज़ भी मिलेंगे जहाँ से लोग छोड़ के चले गए हैं, अब कोई जाता भी नहीं है वहाँ पे, एंड अनऑक्यूपाइड जगह भी मिलेगी। तो ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी मिले, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, खाली अनऑक्यूपाइड लैंड, ऑक्यूपाइड लैंड, न्यूली कॉलोनाइज्ड लैंड, वो होती है आपकी एक मेटापॉपुलेशन। मतलब एक मिक्सचर होता है बहुत सारी पॉपुलेशन का, और ये एक नॉन इक्विलिब्रियम है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो समझ में आया को मेटा पॉपुलेशन मतलब बहुत सारी पॉपुलेशंस जो एक दूसरे से इतना वास्तव नहीं रखती, बट उस एरिया की अगर मैं देखूं तो वहाँ पे मेटा पॉपुलेशन। तो आजकल जो भी मेट्रो सिटीज़ होती हैं उनमें मेटा पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम दे रखा है इसमें कि फ्रॉग्स हैं, कुछ फ्रॉग जो हैं वो यहाँ से निकल के बी पॉपुलेशन में जा रहे हैं ए में से, और कुछ जो हैं वो क्योंकि यहाँ पे मेट्रो सिटी आ गई बीच में तो ये माइग्रेट नहीं कर पाते हैं सी की तरफ, तो ये सी में नहीं जाएंगे, ये मूव नहीं कर पाते क्योंकि बीच में सिटी आ गई है। तो इसमें कंटिन्यूसली इमिग्रेशन इधर होगा और यहाँ से लोग निकल के इधर आराम से जा सकते हैं। ओके, और सी और डी के अंदर भी कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये एक तरह का एक मेटा पॉपुलेशन का डायग्राम है जहाँ पे कंटिन्यूसली एमिग्रेशन, इमिग्रेशन, स्टेबिलिटी अलॉन्ग विद न्यूली ऑक्यूपाइड एंड एक्सटिंक्ट एरियाज भी आपको मिलेंगे। तो a meta population consisting of several subpopulations. These subpopulations occupy distinct habitat patches which remain connected through individual migrations. तो क्योंकि वही इसका ये शहर है मेन जहाँ पे गांव है इसका, बट यहाँ ये नौकरी करने जाता है, सेम यहाँ पे इनका शहर है, यहाँ पे नौकरी करने जाता है, कुछ लोग यहाँ से नौकरी करने इधर आते हैं, बट उनका शहर ये है। तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक मेटा पॉपुलेशन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कई लोग कहीं का कहीं जा रहे हैं, कहीं और रहते हैं, अपने घर पे नहीं रहते हैं, तो वो सब एक मेटा पॉपुलेशन का एग्जांपल है। एज शोन इन बिटवीन सब पॉपुलेशन ए एंड बी देयर कैन बी बैरियर्स टू माइग्रेशन ऑल्सो। तो ए और बी में आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं जो कि माइग्रेशन में बैरियर कर रही हैं। इंक्रीजिंग कनेक्टिविटी बिटवीन हैबिटेट पैचेज विल इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ स्पीशीज सक्सेस अकॉर्डिंग टू मेटा पॉपुलेशन थ्योरी। तो अगर मेटा पॉपुलेशन की थ्योरी ये है कि लोग जो मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उनको सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं, जो कि ऑब्वियसली एक इंसान करता है। आप पीएचडी करने कहीं और जाओगे घर से दूर तो आप एक मेटा पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाओगे, क्योंकि आपको सर्वाइवल करना है तो आपको पीएचडी ज़रूरी है। आप उस शहर में जाओगे, वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ करोगे, वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज़ करोगे, प्लस आप खुद भी सर्वाइवल रेट जो आपकी वो ज़्यादा होती जा रही है, तो आप एक एग्जाम्पल बन जाओगे मेटा पॉपुलेशन का। ओके गाइज, ये क्लियर है मेटा पॉपुलेशन का कंसेप्ट सभी को? ओके, तो ये था आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी का लास्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज एट 9 PM। टिल देन बाय बाय।